ने अलामतों के सवाल के तौर पर अपना मजमून भी लिखा है, लेकिन अब वो खुद अलामत निगारी के खिलाफी थे, लेकिन उनके अफसाना दर्ज कुत्ता और आखिरी आदमी, ये दोनों आप पढ़े तो ये सिंबॉलिक अफसाने हैं, जैसे कि आइनस्को का था कि उसका जो आदमी जो है गेंडा बन जाता है तो इसके यहाँ बकरी बन जाता है वो आदमी आखिरी जो है। तो इस तरह से जो लोग सिंबॉलिक राइटर नहीं थे उनके यहाँ भी अलामत निगारी मिलती है। तो ये अलामतें एक शख्स की अपनी पसंद और नापसंद पर मुनासिब है कि वो अपने बात को किस तरीके से बयान कर सकता है, लेकिन ये कोई तहरीक नहीं थी। अनवर सज्जाद के अफसाने एक तरफ हैं और अपने नैयर मसूद के हैं, आप दोनों को मिला के देखिए कोई उसमें मुताबिकत नहीं पाई जाएगी आपको। तो ये कोई तहरीक नहीं थी, ये एक रुझान था कि जिससे, लेकिन कुछ लोग उसकी चीज़तानी कैफियत से इतने ज़्यादा बेजार थे कि हमारे जमीन जालवी जैसे मौक़िफ़ और नक़ाश ने अलामती अफसानों का ये मलामती अफसाने हैं। तो इस तरह से गोया ये भी एक रद्द अमल जो है वो सामने आया था। तो इस तरह से मैं इसको मतलब हक़ में नहीं हूँ कि ये कोई तहरीक थी, ये अपने ज़ाती रुझान की बात है, पसंद की बात है कि कोई उसको एक अलामत बनाकर पेश करे कि अगर एक रुमाल के बराबर भी जगह मिल जाएगी तो उसमें पाकिस्तान का झंडा गाड़ दूंगा। फिर उनसे ये कहा गया कि आपने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो 1000 मील का फासला है इसको किस तरह से आप यकजा करेंगे, कहा वो हम संभाल लेंगे। तो जैसे संभाला गया वो सब आपके सामने है। तो मतलब ये कि हमारे यहाँ कौमी सतह पे लीडरशिप की कमी रही है। ठीक है, वो जो कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म एक अच्छे वकील थे, उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा जीत लिया, ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। और कुदरत को क्या मंजूर था कि उसको ज़्यादा जिंदगी मिली ही नहीं कि अगस्त में ये हुआ और 48 सितंबर में वो रुखसत हो गए और उसके बाद लियाकत अली खान। तो लीडरशिप हमारे यहाँ रही नहीं बिल्कुल। तो जो हमारा यहाँ जो एक भेड़ चाल है, ये एक हुजूम है, ये बेशक हुजूम है जो हम जिसको कभी कौम कह देते, कभी मिल्लत कह देते। अल्लामा इकबाल को बड़ी हसरत रही जब जमालुद्दीन अफगानी को एक को मुस्लिम हरम की पालबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबा के काटवर, लेकिन आपने देखा कि अब ये गजा में फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ तो 45 मुल्क जो है इस्लामी वो एक आह तक नहीं भरी उन्होंने उनके लिए कोई अमली काम करना, तो कुर्बानी देना, ये तो दूर की बात है। तो ये एक बड़ा तकलीफ दे सिनेरियो है कि जिसको ना हमें दीन हमें यकजा कर पा रहा है, ना सियासी नज़रियात यकजा कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारे जो स्कूल कॉलेजों में पहले यूनियनें हुआ करती थी, वहाँ से लीडरशिप आती, वहीं से वकील हमारे ज़्यादातर सोहरवर्दी को देख लीजिए और भी लोग जो थे बुकला के तबके से लीडरशिप ज़्यादा आया करती थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन था। लेकिन भुट्टो साहब ने उसको भी ख़त्म कर दिया, कहा कि पहले जो है वो वकालत जो है वो उसको फला जगह से जब तक कोई अपनी इंटर्नशिप नहीं करेगा तो उसको अफियर होने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसमें भी पाबंद कर दिया। इसी तरह तदरीसी जो अमले होते थे वहाँ से भी इंडिपेंडेंट लोग थे, भाई अगर आपने विफाकी यूनिवर्सिटी से हटा दिया तो जाके जिला यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हो जाते थे। लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद जो है वो खाना भी खत्म हो गया। हालांकि जो नॉन प्रोडक्टिव जो साइड होती है वो कभी नेशनलाइज नहीं होती है। तालीम कौन सी प्रोडक्शन है, कौन सी सनत है जो किया गया उसको। तो ये हमारे गलत फैसले हुए हैं। तो इस सबका जो है कहाँ तक आप इसको रेक्टिफाई करने की, इसकी जो है वो इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करें बस कि अपनी हद तक अपने हल्के में, अपने ख़ानदान में जो थोड़ी बेदारी, थोड़ा शऊर पैदा कर सकते तो वो करें। तो हो सकता है कि ये छोटे छोटे जजीरे मिलकर कोई बड़े
बन जाए कभी, लेकिन फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। जवाब पेश किया जाता है कि साहब क्योंकि सन 60 से उसका तायुम किया जाता है कि उससे पहले माशाल्लाह लग चुका था और पैदोबंद की जो ज़रूरतें थी और उसके खतरात थे, उसके तहत जो है अलामती कहानियाँ लिखी गई। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ क्यों अलामती कहानियाँ लिखी गई? तो इसलिए ये जवाब जो है ये भी गलत है, तो इसको भी सोचना चाहिए। बात कहानियाँ जिनको रियलिस्टिक कहा जाता है, मुझे भी उनमें अलामत नजर आती है। मतलब टोबा टेक सिंह को मैं एक अलामती कहानी कहूँगा, इसलिए कि वो इस तक फैसला नहीं कर पाया है कि वो किसके हिस्से में आया है, हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के। तो ये जो एक कन्फ्यूजन है, ये पूरी कौम का की अलामत वो एक शख्स बना हुआ है, सब सिंह जो है। तो इस तरह से आप अगर देखें तो जैसा मैंने कहा और हमारे रक्षक साहब ने भी, कि ये कोई तहरीर नहीं है, कोई किसी के नुस्खे में लिख के कोई नहीं देता है, ये एक शख्स की अपनी पसंद है, अंदर की एक तहरीर है। तो समझता है जैसे हमारे अहमद हमीश ने मक्की लिखी कहानी, या मैं जितना अहमद हमीश के करीब रहा हूँ शायद ही कोई रहा हो। मैंने यहाँ तक देखा है कि अहमद हमीश की कमीज जॉन एलिया धो रहे हैं साबुन लगा के, ये इसका मैं चश्मदीद हूँ। तो हमने तो एक अजीब हो जो तो वो बताने लगे कि भाई एक दिन महसूस हुआ कि जैसे मक्खी मेरे पाँव को मेरे मुंह में चली गई। अब वो क्या सफ़र करेगी, क्या होगा, इस पर वो कहानी लिखा है। और वो इतनी मतलब मशहूर हुई कि यूनेस्को में जो है उसका तर्जुमा जो 17 या 18 कहानियाँ दुनिया की जो मुंतखब की गई, उसमें अहमद हमीश की इस कहानी को जो है उन्होंने रखा उसमें। तो ये है कि उनके अपने जहन में ख्याल आया कि ऐसा हो सकता है, तो उसको उन्होंने कहानी की शक्ल दे दी, वो अलामत बन गई मक्खी। तो इस तरह से जो है जैसे एलियट ने कहा है कि कोई शख्स ये तय करके नहीं लिखता कि मैं रोमांटिक होकर लिख रहा हूँ या रियलिस्टिक होकर लिख रहा हूँ। जो कुछ लिख देता है बाद में हम उसका लेबल लगाते कि ये इस तरह का है, ये इस रुझान का है। और कोई भी एक शख्स जो है वो सारी उम्र खत मुस्तकीम में सफ़र नहीं करता तख्लीकी, बहुत सारे उसकी शर्तें होती जाती हैं। उससे हम उसके जब टोटलिटी में और कुल्लियत में उसको देखते हैं तब हम फैसला करते हैं कि इसने जो तकलीफ की है उसका गालिब हिस्सा किस तरह का है। तो इस लिहाज से जो है वो अच्छी गुफ्तगू हुई है और मेरा ख्याल है जहन में वो है। और ये है कि हमारे उर्दू अदब में एक अहम गोशा है ये भी जासूसी अदब का। और शुरू में जो दो नाज़िम लिखे गए जो ज़्यादा मकबूल हुए, नीवी छतरी और बहराम की वापसी, जो उमर साहब ने लिखी थी, हमारे अख्तर हुसैन रायपुरी के गुजरते हुए, तो वो ज़्यादा दिलकश हुई। लेकिन चूँकि शबनम अमान ने इस मौजू पर PhD किया है, तो जाहिर है कि ये दूर तक इन्होंने ट्रेस किया है कि कहाँ से इब्तिदा हुई है और उसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल रहा है और उसके बाद। लेकिन मैंने जो अपने लड़कपन में देखा तो ज़्यादातर तर्जुमे हुआ करते थे कि जैसे अगाथा क्रिस्टी के होते थे, एक जॉर्ज W कोई साहब थे, उनके बहुत सारे जो है ब्लैक शर्ट की वापसी और ये इस तरह से अब बहुत ज़्यादा उनके नावल हमारे स्कूल में होते थे। वो मैं अपने बड़े भाई को ला के देता था, मैं तो नहीं पढ़ता था इतना उस ज़माने में। तो जासूसी तर्जुमे ज़्यादा हुए हमारे यहाँ, शौक रहा है लोगों को जासूसी कहानियाँ पढ़ने का, क्योंकि उसमें मिस्ट्री होती है और एक तजस्सुस होता है, एक कंक्लूजन होता है। तो इससे लोगों को रही है दिलचस्पी। और आप देखते हैं कि जासूसी डाइजेस्ट के नाम से एक डाइजेस्ट पूरा मौजूद है जिसमें कि कहानियाँ जासूसी लिखी जाती हैं। दूसरे ये कि हमारे यहाँ जो इब्न सफ़ी ने एक तो ट्रेंड कायम किया, उसी की सबने जो है पैरवी की और उनके जानी नाम से इब्न सफ़ी है, नजमा सफ़ी बनाइए उस तरह से। लेकिन कोई भी उनके अंदाज की ज़बान
और उस तरह की प्लानिंग और कैरेक्टराइजेशन नहीं कर सका। मगरिब में जो है वो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा फलसफे की बात, तो ये अजीब बात है कि यूनानी फलसफे के जो 400 साल कबल मसीह या 500 साल कबल मसीह की जो रिवायत थी, आज तक यूरोप वाले तसलसल के साथ उसके जो है वारिस हैं। उनके तमाम लिखने वालों को आप देखेंगे कि वो बगैर यानी चाहे वो एग्जिस्टेंशलिज्म हो, सर्रियलिज्म हो, क्यूबिज्म हो, किसी किस्म मालूम होते अरस्तु और अफलातून का जरूर जिक्र आता है, लाका हो या दरीदा हो, सबके यहाँ जो है अफलातून और अरस्तु का जिक्र आपको मिलता है। तो ये बेसिकली उनके जहन तैयार है और वो उसके हिसाब से मतलब ये कि जो फ्रॉम रशा विद लव, ये फ्लेमिंग का नावल है जासूसी, इसके लिए जी.एस. परेजर जो एक बड़ा अच्छा मतलब मॉडर्न क्रिटिक है, उसने ये कहा है कि ये पूरी सेटिंग जो है वो ऑडेसी की है सेटिंग, कि ऑडेसी में जो है वो हुकूमत भेजती है ऑडेसियस को, जैसन को, कि वो गोल्डन पुलिस की खबर लाए। गोल्डन पुलिस क्या है, वो चुरा के लाए। तो वो जाता है तो वो रास्ते में जो है बहरी जो दोशीदाएँ हैं वो उसको सड्यूस करने की कोशिश करती हैं, उसे भगाने की कोशिश करती हैं। तो वो कहता है कि यही जो है वो जब ये जासूस जाता है रशा, तो वहाँ के जो खवातीन है वो उसको सड्यूस करने की कोशिश करती हैं। तो उसने पैरेलल तलाश किया है इसमें, तो वहाँ जो है वो अगर अदीब लिखता भी है तो उसकी कोई बुनियाद होती, कोई नक्शा होता है उसका, जिसको आप प्रोटोटाइप जो है वो कहते हैं किसी चीज़ का। तो ये हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें है ही नहीं, बस एक जैसे कलम बर्दाश्त था, जो बात भी जहन में आ गई वो लिख देते हैं। तो कोई प्लानिंग, कोई फलसफियाना बैकग्राउंड, कोई किसी किस्म की जो है वो एक दूररस कोई प्लानिंग, ये हमारे यहाँ अदब में होती ही नहीं है बिल्कुल। तो ये इसकी कमी है, तो इसको क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो है वो ज़्यादातर जो रहा है अशायरा के दौर से लेके अब तक वो तसव्वुफ का दौर रहा है। हमने जो मुतज़िला को जो है वो कभी करीब आने नहीं दिया, यानी ताक़ुल की बात को सर सैयद ने की तो उसके जितने आपने देखा मुखालिफतें हुई वो क्या हुई थी, अकल से हम जो है वो बेबहरा रहते हैं। खुद हमारे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फिरत के पास कब्र के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। वो मकतब की वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरज़ंदी। तो ये है कि हमारे यहाँ अक़ल से ताक़ुल है कि बार बार हमारे कुरान में ताक़लू व तदब्बरून, तो न तदब्बुर हो रहा है न ताक़ुल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये कि हम अपनी मवादियात का मुताला नहीं करते तो मगरिब के मुताले के क्या करेंगे। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जो है माइनॉरिटी है हमारे यहाँ, जिसको अदब से, फलसफे से, फिक्र से दिलचस्पी है। तो ये बड़ा एक अलगनाक मसला है, क्योंकि खुद प्रिंसिपल है, पढ़ाती है, इन्हें अंदाज़ा होगा कि आजकल किस तरह से ज़बरदस्ती आप उनको ले आए, उसके बावजूद वो सिर्फ ये चाहते हैं कि फॉर्म भर दें और अगली मरतबा उसको डिग्री मिल जाए। बाकी का ज़माना जो है उनके बस की बात नहीं है, ना उसकी तरफ तवज्जो देना चाहती है। तो एक बड़ा अलगनाक हमारा दौर है जिससे हमारी नई नस्ल गुजर रही है। तो इसमें अगर हम लोग मिलकर ये बात सोच रहे हैं तो ये भी एक बड़ी खुशायन बात है कि भाई कुछ कम से कम इसमें जो है कि काबिल शहर देखना तो है वाली बात हो रही है। तो बहुत ही मुबारकबाद है ये हमारे कायमा भी और उनका ये इदारा शाहद नबी फोरम कि वो इस तरह से फिक्री नशस्त के मुनाफिज कर रही है और कुछ ना कुछ फजा तो बन रही है शहर की। बहुत